नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज पश्चिम बंगाल में बिल्कुल उसी तरीके के चित्र देखने को मिले जो चित्र 2019 में देखने को मिले थे, 2021 में देखने को मिले थे, कुछ 2020 में भी देखने को मिले थे और अब वही 2022 में भी देखने को मिल रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए, 2023 में भी देखने को मिलेंगे और 2024 में भी देखने को मिलेंगे। ये नज़ारा है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच के जो मुकाबला है उसका। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने का, और उसी रणनीति के तहत बीजेपी की आज आंदोलन हुआ। आपने देखा सड़कों पर उस आंदोलन में तृणमूल कांग्रेस का आरोप यह है कि लोग उग्र हो गए, पुलिस की उन्होंने कार जला दी, तोड़ दी, पत्थरबाजी की, इसी वजह से वाटर कैनन फायर हुआ। लेकिन जो आज हुआ है और उस पर जिस तरीके की बातचीत हो रही है, आप नोट कीजिए कि कैसे ये सारी वो बातचीत हैं जो कि हमने 18, 19, 20, 21 और अब 22 में भी बिल्कुल उसी तरीके से जब भी कुछ होता है तुरंत एक ही जैसी बातचीत इन दोनों पार्टियों के बीच में और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। एक आधा गाड़ी जला दी जाती है, उसके बाद ये कहा जाता है, या पत्थर चला दिया जाता है, उसके बाद ये कहा जाता है ये तो बीजेपी वालों ने खुद ही अपने ऊपर पत्थर मार दिया। यहाँ पर आप देखिए वो जो गाड़ी पुलिस की जली उसमें बीजेपी का अब ये दावा है कि ये तो तृणमूल कांग्रेस वालों ने खुद ही अपनी गाड़ी जला ली। आप देख रहे हैं किस तरीके से एकदम आइडेंटिकल कोई भी चीज़ उन्होंने पहले किया, उन्होंने अपने आप कर लिया। बीजेपी का ये कहना कि हम तो इतने सारे प्रदेशों में मुकाबला लड़ रहे हैं, उग्र मुकाबला यहीं क्यों होता है पश्चिम बंगाल में, उस पर तृणमूल कांग्रेस का पलट के ये कहना कि आप अपना वर्चस्व साबित करने के लिए हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। वो सेम स्क्रिप्ट जो कि लोकसभा 2019 से पहले देखने सुनने मिली थी, 2021 के विधानसभा चुनाव में देखने सुनने मिली थी, वो अभी लोकसभा 2024 में अभी लगभग 2 साल हैं, 20 महीना, 20-19 महीना अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अब बीजेपी ने 2021 में वो सीटें उन्होंने अपनी बहुत बढ़ाई, संख्या बल बढ़ा, मुख्य विपक्ष भी बने, लेकिन इतना नहीं कर पाए कि वहाँ सरकार बना ले जाए। बनाना वो सरकार चाहते तो कहते मोमेंटम हमारे साथ है, हम सरकार बना ले जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया और ममता बनर्जी वापस आ गई 200 प्लस सीट लेकर के। उसके बाद से बीजेपी से लगातार लोग टूट टूट के तृणमूल कांग्रेस में जा रहे थे। बहुत सारे लोग बीजेपी से टूट के गए। ऐसा लगने लगा था बंगाल के संदर्भ में कि बीजेपी बचेगी ही नहीं, सब तृणमूल कांग्रेस में मिल जाएंगे या कहीं इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने कुछ समय लिया, मई 2021 में नतीजे आए थे और उसके बाद अब आज ये बड़ी रैली और मार्च और इसको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, उससे ये साबित हुआ है कि अपने आप को कुछ हद तक बंगाल के संदर्भ में संगठित करके भारतीय जनता पार्टी दोबारा एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुकाबले के लिए 2024 के लिए तैयार है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के मिशन 350 का हिस्सा है? अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि यहाँ दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह ने एक मीटिंग की, जिसमें जितने मंत्री लोग हैं उनको टारगेट दिया गया कि भाई जहाँ जहाँ हम जीते हैं वो तो ठीक है, जहाँ जहाँ हम हारे हैं 140 प्लस सीटें हैं उसमें 50% आपको सीटें जीत करके दिखानी है। ये जो कन्वर्जन रेट है ये 2019 में 30% था, आपकी टारगेट रखा है 50%। जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य ये था कि हम अपनी जीती हुई सीट पर तो मेहनत करके जीतेंगे ही, लेकिन जो हम हार गए उस पर मेहनत करके हम वहाँ भी जीत जाएं, ताकि अगर हम सपोज कीजिए कि कहीं और सीटें जीती हुई हारते हैं तो हम इन हारी हुई सीटों को जीत में तब्दील करें। और उसमें बंगाल एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप देखिए ना, ग्रो करने का स्कोप कहाँ है बीजेपी के पास। यूपी, बिहार, ये सब तो बीजेपी के पास था ही मजबूती से,
हो सकता है यहाँ पर थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन उसके बाद फिर और कहाँ ग्रो करेंगे? नॉर्थ में तो और कहीं इस तरीके की गुंजाइश है ही नहीं। आप मतलब अपनी पीक परफॉर्मेंस पर हैं, उसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, या जो है साख बचा सकते हैं। लेकिन बंगाल में आपको अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा बिहार में अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा झारखंड में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा साउथ में जाना पड़ेगा। इस वजह से चाहे वो तेलंगाना हो या बंगाल, वो बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में, उनके जो पूरी रणनीति है उसमें वो पूरी तरीके से वो छोड़ नहीं पाते। तो मई 2021 में बंगाल हारे ज़रूर, मुख्य विपक्षी दल बने लेकिन हार गए, और उसके बाद बहुत सारे लोगों का जाना भी हुआ। लेकिन अपने आप को एक तरीके से संगठित करके प्रस्तुत करने के लिए 2024 के चुनाव से पहले क्या ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें एक और बड़ा चैप्टर है। ममता बनर्जी हों या नीतीश कुमार हों या केसीआर हों, ये सब अब अपनी अपनी जीत के बाद एक इस तरीके की इमेज दे रहे हैं कि हम नेशनल लीडर, नेशनल राजनीति में हमको विपक्ष को मजबूत करना है। आप याद कीजिए, अभी ममता बनर्जी ने भी ये चीज़ बोली कि खेला होबे हो जाएगा केंद्र में अगर हम लोग सब साथ आ जाए। नीतीश कुमार का कहना है कि 50 तक सिमट जाएगी बीजेपी अगर हम सब साथ आ जाए। अरे भाई, साथ आओगे तो ना, समन्वय बन पाएगा तो ना। तो क्या समन्वय बन पाएगा? और ऐसे में अगर इस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी और आगे इस तरीके के और प्रदर्शन करना शुरू कर दे और तेज कर दे, तो क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें ममता बनर्जी, जो कि केंद्र की राजनीति में एक नेतृत्व निभाने की जो कल्पना कर रही हैं, उससे वो थोड़ा सा ध्यान भटकेगा। उनका ये होगा कि पहले घर तो संभालें, कि हम गए वहाँ केंद्र संवारने, यहाँ वो हमारे घर में घुस गए। तो क्या ये ममता का जो नेशनल एम्बिशन है उसको रोकने के लिए बीजेपी की एक रणनीति है कि ज़रा इसको बंगाल तक ही सीमित रखो, इतना यहाँ बवाल काटे रहो कि ऐसा लगे कि हवा बन रही है? क्योंकि अगर 2024 में बीजेपी की परफॉर्मेंस सीटों में, संख्या बल में गिरती है, अगर उनका वोट शेयर गिरता है, तो ये बीजेपी के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। उन्होंने बंगाल में एंट्री मारी है, लेकिन अगर गिर जाते हैं तो ये अच्छा संदेश नहीं होगा। तो एक अपने काडर को मजबूत करके उसको खड़ा करने के लिए, और दूसरा एक संदेश तृणमूल कांग्रेस को देने के लिए, और बंगाल के माध्यम से उस पूरे इलाके में एक वर्चस्व कायम करने के लिए, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है जो कि 2019 और 2021 के बाद अब 2022 में लड़ी जा रही है 2024 की तैयारी के लिए? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।